बच्चों, हमने पिछले वीडियो में मांग की कीमत लोच को समझा। मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं ये चीज हमने समझी। मांग की कीमत लोच हमें क्या बताती है और उसको हमने सूत्रों की सहायता से भी समझा और एक संख्यात्मक एग्जाम्पल के द्वारा भी या प्रश्न के द्वारा भी हमने उसको सोल्व किया था। तो मांग की कीमत लोच की श्रेणियां शुरू करने से पहले हम एक संख्यात्मक प्रश्न लेकर के वापस मांग की कीमत लोच को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं क्वेश्चन से, उदाहरण से, एग्जांपल नंबर 2 लेकर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 लेकर के हम मांग की कीमत लोच को समझेंगे और फिर मांग की लोच की श्रेणियां समझेंगे। प्रश्न आपका या एग्जांपल आपका ये है कि जब कीमत 7 रुपए से बढ़कर कितनी हो जाती है, 10 रुपए होती है। 10 रुपए होती है, 7 रुपए से बढ़कर 10 रुपए होती है तो किसी वस्तु की मांग किसी वस्तु की मांग कितनी होगी, बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि मांग की मात्रा घटेगी। किसी वस्तु की मांग 6 इकाई, तो जरूरी नहीं है कि ये जो है 10 रुपए अगर बढ़ रहा है तो कम ही होगी। कुछ ऐसी वस्तु भी बताई थी कि जहां पर ये जो है नियम लागू नहीं होता है। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 6 इकाई से गिरकर कितनी हो रही है, 4 इकाई। 6 इकाई से गिरकर 4 इकाई हो जाती है, 4 इकाई हो जाती है तो हमें क्या करना है, मांग की कीमत लोच की गणना। इस स्थिति में मांग की लोच या कीमत लोच की गणना कीजिए। कीमत लोच की गणना कीजिए। ठीक है, ये आपको प्रश्न में या एग्जाम्पल में हमने लिख करके दिया है कि जब वस्तु की कीमत 7 रुपए से बढ़कर 10 रुपए होती है तो किसी वस्तु की मांग पर क्या इफेक्ट हो रहा है, 6 इकाई से गिरकर 4 इकाई। अब हमने जो पिछला उदाहरण लिया था या पिछला प्रश्न लिया था उसके अंतर्गत हमने ये देखी थी कि वस्तु की कीमत को प्रतिशत के रूप में दिखाया था बच्चों। अगर आप उस प्रश्न को अपने सामने रख करके और अभी इस प्रश्न को देखें तो अंतर आपको यही दिखेगा कि पहले वाले प्रश्न में हमको जो कीमत में उतार चढ़ाव को नहीं दिखाया था, सीधा डायरेक्ट आपको प्रतिशत संख्या दे दी थी। अब यहाँ पर हमने कीमत में भी उतार चढ़ाव दिख रहा है और मांग में भी उतार चढ़ाव दिख रहा है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे जो इसका सूत्र है, यानी कि वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है और कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो आप लिखेंगे मांग की कीमत लोच बराबर कितना परिवर्तन, मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत नहीं है इसलिए हम क्या लगा रहे हैं फॉर्मूला,
अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्मूले को रखेंगे। मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक, जिसे हम प्रतिशत परिवर्तन भी बोल सकते हैं, अनुपातिक परिवर्तन। हमने पिछले वीडियोस में आपको इन दोनों को निकालना समझाया था कि मांग की मात्रा में अनुपातिक जो परिवर्तन था उसको हमने कैसे सूत्र के रूप में रखा और उसको सॉल्व किया था। तो इसी तरह से हम करेंगे कि पहले मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को सॉल्व करेंगे, फिर कीमत में। इन दोनों की वैल्यू आ जाने के बाद फिर हम इसको अंदर पुट अप करेंगे अपनी वैल्यू। कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन निकाल रहे हैं हम पहले। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लगाया था, जानो आपको डेल्टा क्यू। क्यू क्यों लिया था? क्योंकि हमने क्वांटिटी की बात की अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू का क्या मतलब है? अगर हम हिंदी में लिखें, हम यहाँ पे लिखेंगे मांग मात्रा में परिवर्तन। अगर हम पूरा फॉर्मूला समझकर अप्लाई करेंगे बच्चों, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो ये क्वेश्चन है 2 नंबर का या 4 नंबर का, कई बार आ जाता है, उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मांग मात्रा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा। अब हम इसको अपने सिंबल्स में कैसे चेंज करते हैं? मांग मात्रा में परिवर्तन यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि डेल्टा क्यू क्या है, जो हमने यहाँ पर बता दिया। मात्रा में परिवर्तन क्यू क्या है? प्रारंभिक मात्रा, जो हमने बता दिया। ठीक है, अब हम इसे संख्याओं के रूप में कैसे चेंज करेंगे बच्चों? देखिए, पता चल रहा है कि वस्तु की मांग में 6 इकाई से गिरकर, यहाँ पर इस वर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर बढ़कर बता रहे हैं तो हमें उस संख्या को प्लस में देखना होगा, और अगर गिरकर बता रहे हैं तो वो संख्या माइनस में आएगी। घटेगी तो सही, घटना तो दोनों ही स्थिति में है कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो भी घटाकर अंतर दिखाएंगे, और अगर कम हो रही है तो भी। लेकिन अंतर इसमें क्या होगा कि 6 इकाई से गिरकर 4 हो गई है, यानी कि हम इसको कैसे बताएं संख्या में कि अभी कितनी हुई है? 4। पहले कितनी थी? 6 बटे प्रारंभिक मात्रा कितनी? 6। अब हम इसको कैसे दिखाएं कि 4 घटा 6 दिखा रहे हैं हम। तो इसको हमने छोटी क्लासेस में गणित में पढ़ाई था कि छोटी संख्या में से अगर हम बड़ी को घटाते हैं तो कौन सी आती है संख्या? ऋणात्मक दिखाती है। जैसे क्या दिखाएंगे? -2 बटे 6। अब आप इसको भाग लगा के बता सकते हैं, 2 के पहाड़े से कट रही है 1 और 3, अर्थात कैसे लिखेंगे? -1 बटे 3। ये क्या चीज आई है? मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन आया है। क्या है ये? मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, यानी कि ये जो वैल्यू आई है आपकी, इस वैल्यू को आप किस में रखेंगे? आपसे ऊपर वाले फॉर्मूले में इसके लिए ये वैल्यू आ गई। आया समझ में बच्चों? पिछले प्रश्न में आपको डायरेक्ट प्रतिशत मात्रा दे रखी थी, तो हमने उस चीज को समझाया। इस प्रश्न में आपको प्रतिशत नहीं दे रखा है, आपकी मात्रा यानी कीमत को और मात्रा को दोनों को घटा और बढ़ा करके दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम उसको निकालेंगे। हमने क्या निकाला कि मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन
कैसे निकाला? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। आप इससे भी याद कर सकते हैं, फास्ट याद होगी। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी चीज निकालने वाले हैं। हम इसको -1/3 जो आया है वो हम याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। अब हमें क्या याद करना है? कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसके लिए भी वही फॉर्मूला, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन बराबर, इस तरीके से हमने डेल्टा क्यू किया था, उसी तरह से हम लिखेंगे डेल्टा पी, यानी कि कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, जिसे हम बोलेंगे डेल्टा पी बटे बटे प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत। ठीक है बच्चों, प्रारंभिक कीमत जिसे हमने बोला पी, पहले वाली पूर्व कीमत। ठीक है, अब जब हमने जिस तरीके से उसमें संख्या को लिखा था ऊपर, इसी तरह से इसमें कीमत में कितना परिवर्तन? जब कीमत में 7 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाती है, बढ़ी हुई कीमत दिखा रहे हैं, इसका मतलब अंतर तो दिखाना है हमें, तो 10 में से आप 7 को घटा कर दिखाएंगे। 10 माइनस 7, क्योंकि बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए चीज को हम प्लस में दिखाते हैं, घटी हुई चीज को हम माइनस में दिखाते हैं। बटे प्रारंभिक कीमत कितनी थी पहले? 7। क्या है हमारा? घटा करके 3/7, ये हमारी वैल्यू कहाँ की आ गई? इसकी कीमत में आनुपातिक। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे इस वैल्यू को 3/7 वैल्यू हमारी निकाली हमने, 3/7 आ गया। इस चीज को कैसे? फॉर्मूला पूरा हो गया, ई डी इज इक्वल टू -1/3/3/7। जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो भिन्नात्मक संख्याओं को हम किस तरीके से रेसिप्रोकल करते थे, यानी कि इनको विक्रम में लेकर आते थे, अरेंज करते थे। कैसे करते थे? ये वही चीज दिखा रहे हैं कि हमने इस चीज को ऐसे अरेंज किया, -1/3। हम इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं? अपॉन है, बटे में है, तो हम ध्यान है आपको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग में। ठीक है, इस संख्या को हम ऐसे लिखे या ऐसे, कोई अंतर नहीं है, हमने इसको ऐसे लिख दिया सरल करने के लिए। ठीक है, फिर जब जब संख्या भाग में होती है, भिन्न वाली संख्या हमने पढ़ते हैं, तो जब भिन्न वाली संख्या को हमें सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला नियम, भाग का जो है वो गुणा में साइन चेंज हो जाता है। जब चेंज हुआ है तो हम संख्याओं को भी चेंज करेंगे, जैसे 7/3 गुणा कीजिए, सीधी सीधी, माइनस के 7, 7 एकम 7 और 3 7 के साथ चले, 3 किया 9। ठीक है, अब मांग की कीमत रोज भिन्न संख्या में आ रही है, इसको हम एक साधारण संख्या में चेंज करें, तो हमको ध्यान आना चाहिए कि हम छोटी क्लासेस में सब साधारण संख्या में बदलते थे, तो 9 को 7 से भाग लगाते। आ रहा है समझ में? याद आ रही है कुछ कि कैसे भाग लगेगा? कि छोटी संख्या यानी 9 बटे में है, वो बाहर जाएगी और 7 से भाग लगेगी। पॉइंट नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, संख्या बड़ी बनाओ, 9 सत्ते 63। पॉइंट के बाद हम 2 बार तक 0 ले सकते हैं, संख्या को बड़ी कर सकते हैं, इसी तरह से 9 सत्ते 63। ठीक है बच्चों, हम यहीं पे खत्म करते हैं इसको साथ में। तो हमारी जो मांग की कीमत लोच आई है, या मांग की लोच जो आई है, वो ये आई है 0.77। इसका मतलब साफ पता लग रहा है कि मांग की जो कीमत लोच है वो 1 से भी कम है।
जब हमारा उत्तर इस तरीके से आता है कि ई डी इज इक्वल टू 0.77, इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, या 0.77 जो आया है इसको कैसे लिखेंगे, या मांग की जो कीमत लोच है वो 0.77 आई है। क्या लिखने बच्चों, कितने के हिसाब से, ई डी जो आया है हमारा 0.77 जो हमारा आंसर है। इस आंसर को हमने ये कैसे जाना कि ईडी जो है वो 0.77 है, क्या कहलाएगा, यानी कि एक से कम है। हम जब श्रेणियां पढ़ते हैं अब पढ़ेंगे इसी चीज को बताने जा रहे हैं कि जो आपका एग्जाम्पल इसीलिए दिया है कि मांग की कीमत रोज का कभी उत्तर आया है पॉइंट में, और पिछले जो प्रश्न में उत्तर आया था एग्जाम्पल नंबर 1 का जो आंसर आया था वो था आपका ईडी इज इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब कि कभी तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है 4 है और कभी हमारी पॉइंट में है। पॉइंट का मतलब है कि एक से भी कम है। तो आगे हम जब श्रेणियां पढ़ेंगे, श्रेणियों को 5 भागों में विभक्त किया है बच्चों। इस चीज को बोलते हैं हम इकाई से अधिक। मांग की कीमत रोज एक से ज्यादा आ रही है तो इकाई से अधिक, जो आपको अभी सिंबल से बताएंगे। इस स्थिति में मांग की कीमत रोज इकाई से भी कम आ रही है। इकाई से कम आ रही है, एक नहीं हो रहा है पूरा, तो इकाई का मतलब है एक से भी कम आ रही है। बच्चों इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि मांग की कीमत रोज की श्रेणियां किसे कहते हैं, या इनको समझने की हमें क्यों आवश्यकता है। क्योंकि जब मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन होता है, उसके कारण, या कीमत में आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, तो उसके कारण ईडी जो है हमारी वो कितनी ज्यादा कम आ रही है या बराबर आ रही है। लोच जो है कई बार कई तरह की लोच आएगी, तो उस चीज को समझने के लिए कीमत लोच जो है वो कई तरह का हमारा उत्तर आएगा। उस चीज को समझने के लिए कि मांग की कीमत लोच कभी तो एक से ज्यादा हो जाती थी, कभी एक से कम हो रही है, कभी बराबर होगी, कभी बिल्कुल शून्य भी हो जाएगी और कभी अनंत भी हो जाएगी। तो वो स्थितियां, उन स्थितियों को जानने के लिए हमें मांग की कीमत लोच की श्रेणियां पढ़नी जरूरी है। तो ये श्रेणियां जो है वो कितनी श्रेणियां हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, 5 श्रेणियां हैं। ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्रेणियां, 5 श्रेणियां हैं मांग की कीमत रोज की। जैसे पहली श्रेणी बता रहे हैं हम, पहली श्रेणी पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार जिसे हम लिखेंगे पूरी तरह से लोच है, ईडी इक्वल अनंत साइन, जो आपने गणित में भी डाला है इन्फिनिट वाला। हम इसको बाद में डिस्क्राइब करेंगे, पहले आप 5 श्रेणियों को समझे क्या क्या बोलते हैं, पहले हम इसको देखेंगे। दूसरी, पहली पूर्णतया लोचदार, दूसरी लोचदार, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे लोचदार है लेकिन कैसी है, इस तरीके से इसको लिखेंगे, ईडी ग्रेटर देन 1। इसी तरह से तीसरी, इकाई के बराबर, नाम से पता चल रहा है इकाई के बराबर क्या, कीमत, ईडी इज इक्वल टू 1, इकाई के बराबर। चौथी जो है वो है बेलोच या बेलोचदार। बच्चों आपको कुछ शब्द ऐसे लग रहे होंगे कि नए, लेकिन हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है तो उसमें लोचदार समझा है, लोच क्या होती है। इसी तरह से बेलोच, बेलोच का मतलब कुछ लोच ही नहीं है, बेलोचदार, जिसे हम लिखेंगे ईडी बिल्कुल लोच नहीं है, लेस देन 1। इसी तरह से पांचवी श्रेणी
इसी तरह से हम पांचवी श्रेणी को लिखने जा रहे हैं शून्य लोच। शून्य लोच यानी कि ED इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट श्रेणियां बच्चों, ये पांचों श्रेणियां पहले आप वर्ड टू समझेंगे कि इनको वर्ड्स में यानी पूर्णतया लोचदार है। पूर्णतया लोचदार क्या चीज है? मांग की कीमत लोच यानी कि जिसको हमने ईडी बोला। पूरी तरह से लोच है, हम इसको एक रेखा चित्र के द्वारा समझाएंगे बच्चों कि पूरी तरह से लोचदार जो है मांग की इकाई जो लोच है, पूरी तरह से पूर्णतया लोच है, उसका जो रेखा चित्र है वो किस तरीके से बनेगा वो हम बताएंगे। पूरी तरह से लोच है, इन्फिनिट है, अनंत जिसको बोलते हैं कि मांग जो है, मांगी जाने वाली मात्रा अनंत तौर पे बढ़ती जा रही है लेकिन कीमत हमारी स्थिर है। तो ऐसी कौन सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जब मांग की लोच पूरी तरह से इन्फिनिट होती है, चाहे कीमत फिक्स है। ठीक है, इसी तरह से लोचदार फ्लेक्सिबिलिटी है किसके अंदर? ईडी यानी पर एक, यहाँ पर एक क्या है? इकाई, इकाई से अधिक दिख रहा है ना, ग्रेटर, इकाई से अधिक है यानी कि एक से अधिक है। जो भी हमने बताया कि जब हमारा उत्तर जब आता है संख्यात्मक प्रश्नों में तो हम एक से अधिक कब मानते हैं मांग की लोच? जब हमारी इकाई से अधिक संख्या आ जाता है उत्तर में तो हम उसको लोचदार बोलते हैं। यानी कि ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी जो है ज्यादा हो रही है किससे? इकाई, यहाँ पे इकाई क्या है? कीमत, की कीमत कम और ईडी ज्यादा, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा ज्यादा। इसी तरह से हम इसको कंपेयर करें कि इकाई के बराबर क्या चीज है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की कीमत लोच एक के बराबर है। सब जगह आप देख रहे होंगे एक लिखा हुआ है, कुछ एक जगह अलग लिखा है, एक जगह जीरो लिखा है। तो इन पांचों कैटेगरी को अगर आप सिंबल से देखें तो आपको ये चीज जल्दी समझ में आ जाएगी। ईडी इज इक्वल टू 1, इकाई के बराबर। इसी तरह से बेलोच या बेलोचदार, बिल्कुल लोच नहीं है यानी कि कम लोच है। किसमें लोच कम है? मांगी गई जाने वाली मात्रा में, कीमत बढ़ रही है, ज्यादा है। इकाई शून्य लोच जिसके अंदर ईडी जो है वो बिल्कुल शून्य है यानी कि ईडी हमारी स्थिर है और प्राइसेस हमारे घट बढ़ रहे हैं। इस तरीके से इसमें ये जो पोजीशन थी इसका बिल्कुल अपोजिट है। समझ में आई बच्चों कि ईडी यहाँ पर क्या है? अब हम इसको रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे, एक एक श्रेणी को रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। आपकी कैटेगरी इसको पूछा जाता है कि मांग की लोच की श्रेणियां बताइए, तो आपको श्रेणियां यही बतानी है। कैसे समझानी है? पहले आप पांचों श्रेणियों को समझेंगे खुद तो आप फटाफट उनके डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिट वाला समझेंगे कैसे। हम यहाँ पर लेते हैं, पहली कैटेगरी ले रहे हैं पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग या कीमत लोच। पहली पूर्णतया, कैसे हम इसको रेखा चित्र के द्वारा समझाएं? ईडी इज इक्वल टू अनंत, ठीक है, इन्फिनिट। देखिए हम अभी तक प्राइस और क्वांटिटी को रेखा चित्र से बनाते आ रहे थे, वही प्राइस और क्वांटिटी का रेखा चित्र आपका बनेगा। ओ वाई एक्स, जो चीज लेते आ रहे थे वही लेंगे। ओ वाई पे वस्तु की कीमत और ओ एक्स पे वस्तु की मात्रा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या स्थिति दिखानी है? हमें ईडी जो है इन्फिनिट दिखानी है यानी कि वस्तु की मात्रा जो है, वस्तु की मात्रा क्यू इन्फिनिट दिखानी है, अनंत तक बढ़ रही है, लोच हो रहा है, पूरी तरह से लोच हो रहा है। किसके अंदर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांगी जाने वाली मात्रा में। कैसे दिखाएंगे इसे हम? हमने पी यहाँ रखा, जैसे मान लीजिए ये पी है प्राइस और इन्फिनिट पोजीशन दिखानी है, आप लाइन खींचिए। ये जो इन्फिनिट है यानी प्राइस हमारे फिक्स है, कीमत हमारी यही है, वस्तु
की जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो घट बढ़ रही है। कब आप किसी भी पोजीशन या समय के अकॉर्डिंग हम वस्तु की प्राइस तो स्थिर है लेकिन उसकी डिमांड पर लोच हो जाए, कम और ज्यादा हो जाए। जैसे हम उस वस्तु में बोल सकते थे कि कौन सी ऐसी वस्तुएं थी जहां पर वस्तुएं जो थी बेलोच थी या बेलोचदार थी। टोटली वस्तुएं कौन सी ऐसी वस्तुएं थी जिसके अंतर्गत हम इन्फिनिट बता रहे थे अपनी ईडी डिमांड, मांगी जाने वाली मात्रा को हम इन्फिनिट बता रहे थे। ठीक है, तो कैसे इसके डायग्राम को हम क्वांटिटी को हम कैसे बताएंगे बच्चों? क्वांटिटी को हम एक डार्क लाइन से, ठीक है, और बाकी डॉटेड लाइन से आप कम ज्यादा बता सकते हैं, यानी कि ये क्यू। ठीक है, आप अंदर जा रहे हैं Q1, इधर जा रहा है Q2, प्राइस फिक्स। कौन सी लाइन जा रही है? डिमांड लाइन, यानी कि हमारी ईडी जो जा रही है वो ये जो पोजीशन है डी, डिमांड लाइन बन गई। और हमारी जो ये स्थिति है, रेखा चित्र है, ये किसको डिनोट कर रही है? अनंत। ठीक है, अनंत को कर रही है। कैसे कि इन हम और भी बता सकते हैं इसकी ईडी और भी लाइंस की सकते हैं। प्राइस हमारा फिक्स, ये जो श्रेणी है वो पूर्णतया लोचदार है कि हमारे प्राइस फिक्स है, या हम ले सकते हैं कि अगर प्राइस हमारे एक जगह फिक्स है तो क्वांटिटी हम कम ज्यादा कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन, अपनी मांगी जाने वाली मात्रा को हम कम ज्यादा कर रहे हैं। क्यों कब कर रहे हैं? जब आवश्यकता के अनुसार, हमारी आवश्यकता है तो हम उस चीज को कम ले रहे हैं क्योंकि प्राइस तो उतने ही है। हम ये वाली जो स्थिति इसमें उदाहरण ले सकते हैं कि कि अगर व्यक्ति के प्राइस फिक्स है, ज्यादा भी हो जाए, प्राइस फिक्स है, क्वांटिटी को कम ज्यादा वो कर रहा है, तो वो उस स्थिति में जैसे कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ यूज करता है, उसके अंदर भी सिगरेट है, उनकी मांगी जाने वाली मात्रा कम ज्यादा कर रहा है, वो प्राइस फिक्स है, लेनी पड़ रही है उसे। ठीक है, उस स्थिति में हम इसको बता सकते हैं पूर्णतया लोचदार हो रहा है। पूरी तरह से लोच किसके अंदर हो रहा है बच्चों? डिमांड में, मांगी जाने वाली मात्रा। तो हम इस चीज को अपने रेखाचित्र के द्वारा समझा सकते हैं। यहाँ पर हम रेखाचित्र को कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस चीज को भी आना चाहिए। उपरोक्त चित्र में, उपरोक्त रेखाचित्र या चित्र में, आप रेखाचित्र लिखे, उपरोक्त रेखाचित्र में रेखाचित्र में देखने से ज्ञात होता है, देखने से ज्ञात होता है कि, अब देखिए पूरा बताना है अपन को, ओ पी क्या है, ओ वाई क्या है। ओ यहाँ पर क्या की? वस्तु की, यहाँ पर आपको पूरा बताना है। ओ वाई अक्ष पर क्या चीज दे रखी है? वस्तु की कीमत। ठीक है, इसी तरह ओ एक्स पर वस्तु की मात्रा क्यू। ठीक है, इसी चीज को हम रेखाचित्र के द्वारा समझाएंगे। कैसे डिस्क्राइब करेंगे बच्चों? इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो डॉटेड पॉइंट निकल कर आए हैं, आप उनको किस तरीके से बताएंगे कि कीमत क्या थी हमारी? जब कीमत ओपी थी, लिखेंगे कि वही उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि जब कीमत ओपी है, चित्र को देखते हुए वर्णन कर रहे हैं बच्चों कि जब कीमत ओपी है तो
क्वांटिटी क्या हो रही है, क्वांटिटी क्या हो रही है आपकी, जब कीमत OP है तो वस्तु की मांग क्या हो रही है, OQ और वो OQ1 दोनों ही हो रही, तो मांग या मापी जाने वाली मात्रा क्या हो रही है, हम देखेंगे। पहले इसको डार्क लाइन से करेंगे। हमने ये भी लिया डार्क लाइन, OP है तो वस्तु की मांग OQ या OQ1 है। जो चित्र में है वही हम समझा रहे हैं, ठीक है। या OQ2 है, ये संख्या कुछ भी हो सकती है, संख्या में भी हो सकती है। हमने OQ1 रखा है, OQ2, तो ये हमने संख्या में भी आप बता सकते हैं इसे कि जब वस्तु की कीमत OP है तो वस्तु की मात्रा कितनी हुई, OQ, OQ1 और OQ2। ये चीज बता दी हमने जो रेखा चित्र में दिखा रहा है, ठीक है। यह हमें क्या बता रहा है कि वस्तुओं की कीमतों में इससे ज्ञात हो रहा है कि क्या क्या हो रहा है बच्चों, कि वस्तु की कीमतों में, वस्तु की कीमत क्या है, कीमत, वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर, वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो रही है, दिख रहा है आपको, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में। वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कुछ भी हो सकती है, कुछ भी अर्थात कितनी भी हो सकती है, अर्थात कितनी भी हो सकती है। तो हमें अपनी इस श्रेणी को 5 श्रेणियां बताई है, 5 श्रेणियों में से बच्चों सबसे पहली श्रेणी को हमने समझा कि पूर्णतया लोचदार मांग या पूर्णतया लोचदार जो कीमत लोच है वो किस तरीके से, पूरी तरह से लोच है। आप सिर्फ एक वर्ड को ध्यान रखिए, पूर्णतया, पूर्णतया का मतलब पूरी तरह, क्या है, लोच। किस चीज में लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड को हम कहां रखते हैं, ओ एक्सेस। पूरी तरह से लोच दिखाते हुए आप इसको, इस चीज को आपको फिक्स रखना है, कीमत को, क्योंकि जो चीज पूरी तरह से लोच है, एक में है ही नहीं, तो किस चीज में नहीं होगा, प्राइस। प्राइस को हमको बिल्कुल स्थिर रखना है। प्राइस कितने भी हो लेकिन उस चीज की डिमांड कम या ज्यादा है, यही चीज हमें देखने को मिलती है चित्र, रेखा चित्र में। जो चित्र में हमने समझा वही लिखा कि क्या चीज हमने इस चित्र को देखते हुए समझी। तो बच्चों हमारी जो है श्रेणी, पहली श्रेणी, 5 श्रेणियों में से हमने पहली श्रेणी को इस तरह से डिस्क्राइब किया। हम जो आगे की 4 श्रेणियां हैं उनको भी इसी तरह से रेखा चित्रों के द्वारा समझाना चाहते हैं, जिसको हम अपने अगले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। जिसके मतलब हम पूर्णतया लोचदार तो हमने समझ ली, इसके अलावा हम लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतया, निलोच और इकाई के बराबर, ये चारों श्रेणियों को हम अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे रेखा चित्र की सहायता से। उससे पहले आप इसको अपनी बुक में, आपकी बुक में एनसीईआरटी पे बुक है आपकी 12th में, उसमें पेज नंबर 30 पर आपको चित्र दे रखा है, आपको इनफिनिट बता रखी है कि लोचदार कैसे इनफिनिट है। उस चित्र को देखते हुए अपनी श्रेणी को समझें। कैटेगरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम मांग की कीमत लोच हमने बताई है कि कैसे इंफिनिट होती है, कैसे एक से अधिक होती है, कैसे एक से कम होती है। इन चीजों को हमको समझने के लिए इनकी श्रेणियों को समझना पड़ेगा। इन श्रेणियों को समझने के लिए हमने 5 श्रेणी, अपनी मांग की कीमत लोच की श्रेणी को 5 भागों में विभक्त कर दिया।
अलग अलग कैटेगरी, क्योंकि मांग की जो कीमत रोज है वो अलग अलग मांगी जाने वाली मात्रा के कारण अलग अलग होती है। मांगी जाने वाली मात्रा डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि कीमत में परिवर्तन होते रहते हैं। तभी तो उपभोक्ता मांगी जाने वाली मात्रा में क्या करता है, अंतर करता जाता है कि अगर वस्तु की कीमत ज्यादा हो रही है तो वो मांगी जाने वाली मात्रा को घटा देगा, अगर वस्तु की कीमत कम हो रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ा देगा। यही मांग का नियम था और इसी चीज, यही लोच जो आ रहा है, इसी चीज को हमने रेखा चित्र के द्वारा समझा दिया कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जो हम ईडी इक्वल अनंत रखते हैं, जिसको हमने रेखा चित्र से बताया कि हमारे प्राइस तो फिक्स है लेकिन क्वांटिटी घट बढ़ रही है। इस श्रेणी को हमने पहली श्रेणी को समझाया बच्चों। इसको आप प्रैक्टिकली नोट डाउन करें अपने कॉपी में, एक नोटबुक में इसको बनाएं रेखा चित्र को। जब आप खुद प्रैक्टिकली इसको बनाएंगे समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी और अच्छी तरह समझ में आएगा इसकी लोच। तो ये क्वेश्चन जो आपका आएगा वो कम से कम आपका प्रश्न बनता है 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। या तो मांग की कीमत लोच की श्रेणियां पूछ ली जाती है या मांग की लोच की विधियां पूछ ली जाती है। तो हम आगे अगले वीडियोस में आपको इन दोनों में अंतर करते हैं। किन दोनों में? मांग की कीमत लोच की श्रेणियां और विधियां, दोनों में डिफरेंट है। किस तरीके का डिफरेंट है वो आपको डायग्राम्स के द्वारा समझाया जाएगा और उसी के द्वारा आप तुलना कर सकेंगे कि विधियां और श्रेणियां क्या है। ये बच्चों आप इसको समझे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। आप ये देख सकते हैं कि मांग की कीमत लोच की जो श्रेणियां हैं वो आपका आज पार्ट 1 था, क्योंकि हम अगले वीडियोस में आपको अगली श्रेणियों के बारे में समझाने जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके।